Hello guys, welcome to my YouTube channel. Guys, this is the fourth part of chapter Molecular Basis of Inheritance, class plus 2 biology. Today's topic is RNA word. From foregoing discussion, an immediate question becomes evident, which is the genetic material. DNA और RNA जेनेटिक मटेरियल होते हैं, ये हम प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। और प्रीवियस डिस्कशन के बाद ये क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या है। It shall be discussed in detail in the chapter on chemical evolution, but briefly we shall highlight some of the facts and points. इसके बारे में डिटेल में हम केमिकल एवोल्यूशन में पढ़ेंगे, बट इसके कुछ फैक्ट्स और पॉइंट हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। RNA was the first genetic material. RNA फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था जब अर्थ का एवोल्यूशन हुआ था। There is now enough evidence to suggest that essential life processes such as metabolism, translation, splicing, etc. evolved around RNA. RNA ही फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था। इसके कुछ एविडेंसेस है, जैसे कुछ एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, ये RNA के अराउंड ही घूमती है। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शन होते हैं उनको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। mRNA से जो प्रोटीन बनती है उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। और लास्ट होता है स्प्लाइसिंग। हमने पढ़ा कि डीएनए से जो mRNA बनता है उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से जो mRNA बनता है वो मैच्योर mRNA नहीं होता, उसको बोलते हैं प्री मैच्योर mRNA। अब प्री मैच्योर mRNA से जो मैच्योर RNA बनता है उस प्रोसेस को RNA स्प्लाइसिंग कहते हैं। RNA used to act as a genetic material as well as a catalyst. There are some important biological reactions in living system that are catalyzed by RNA catalyst and not by protein enzymes. RNA जेनेटिक मटेरियल भी होता है और वो कैटलिस्ट का काम भी करता है। कैटलिस्ट का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर जो रिएक्शन होते हैं उसकी स्पीड को बढ़ाता है। हमारी बॉडी के जो मैक्सिमम रिएक्शन होते हैं उनको एंजाइम्स ही कैटलाइज करते हैं और एंजाइम्स ही प्रोटीन होते हैं। बट कुछ इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं जिनको RNA ही कैटलाइज करता है, उनको एंजाइम्स कैटलाइज नहीं करते। RNA being a catalyst was reactive and hence unstable. अब RNA एज ए कैटलिस्ट भी यूज होता है क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव होता है और जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो ज्यादा अनस्टेबल होता है। Therefore, DNA has evolved from the RNA with chemical modification that make it more stable. इसलिए RNA में कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन हुई जिससे DNA बना, जो कि मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है। DNA being double strands and having complementary strands further resist changes by evolving a process of repair. DNA एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है और उसकी दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती है, और अगर उसमें कुछ चेंजेस भी आती है तो वो DNA रिपेयर की प्रोसेस से करेक्ट हो जाती है। इसलिए DNA एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। रेप्लिकेशन, DNA से जब DNA बनता है तो उस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं। While proposing the double helical structure for DNA, Watson and Crick had immediately proposed a scheme for replication of DNA. DNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देने के बाद वॉटसन और क्रिक ने रेप्लिकेशन ऑफ DNA को प्रपोज किया। टू क्वाइट देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट इज एज फॉलोज। उन्होंने एक ओरिजिनल स्टेटमेंट दी जो कि नीचे बताई गई है। इट हैज नॉट एस्केप्ड अवर नोटिस दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव पोस्टुलेट इमीडिएटली सजेस्टेड ए पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म फॉर द जेनेटिक मटेरियल्स। वॉटसन एंड क्रिक 1953। इसमें उन्होंने बताया है कि जब वो DNA के हेलिकल स्ट्रक्चर पे काम कर रहे थे तब उनके दिमाग में DNA रेप्लिकेशन का कंसेप्ट आ गया था। द स्कीम सजेस्टेड दैट द टू स्ट्रैंड्स वुड सेपरेट एंड एक्ट एज ए टेम्पलेट। ये होता है DNA का स्ट्रक्चर और इसकी दो स्ट्रैंड्स होती है जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती है। जब DNA की रेप्लिकेशन होती है तो इसकी दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाती है और इनको टेम्पलेट स्ट्रैंड्स बोलते हैं। और इन टेम्पलेट स्ट्रैंड्स पे नई स्ट्रैंड्स बनती है जिसको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स कहते हैं। DNA की जब ये दोनों स्ट्रैंड्स ब्रेक करती है
तो इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड पे नाइट्रोजनस बेस होते हैं और इन्हीं बेस के कॉम्प्लीमेंट्री नई स्ट्रैंड्स बनती हैं। जैसे टेम्पलेट स्ट्रैंड्स पे नाइट्रोजनस बेस साइटोसिन है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स पे नाइट्रोजनस बेस ग्वानिन बनेगा, क्योंकि साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। अगर नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स पे थाइमिन बनेगा डबल बॉन्ड के साथ। वैसे ही थाइमिन एडेनिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। इस तरह से नई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बन जाएगी। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन, ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव वन पेरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद दो नए डीएनए बनेंगे। इसको बोलेंगे पेरेंटल डीएनए और इनको बोलेंगे डॉटर डीएनए। दिस स्कीम वाज टर्म्ड एज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। इस स्कीम को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। अब इसको सेमी कंजर्वेटिव क्यों बोलते हैं? सेमी का मतलब होता है हाफ, और टेम्पलेट स्ट्रैंड पे नई हाफ डीएनए की स्ट्रैंड्स बनती हैं। द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, इट इज नाउ प्रूवन दैट डीएनए रेप्लिकेट्स सेमी कंजर्वेटिवली। डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है, ये अब प्रूव हो चुका है। इट वाज शोन फर्स्ट इन एस्केरिशिया कोलाई एंड सब्सिक्वेंटली इन हायर ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड ह्यूमन सेल्स। डीएनए रेप्लिकेशन को सबसे पहले ई कोलाई में देखा गया और उसके बाद हायर ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स और एनिमल्स में भी देखा गया। मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल परफॉर्म्ड द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स इन 1958। 1958 में मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टॉल ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे प्रूफ होता है कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली ग्रो करता है। दे ग्रू ई कोलाई इन ए मीडियम कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड इज द ओनली नाइट्रोजनस सोर्स फॉर मैनी जनरेशन। उन्होंने एक कल्चरल प्लेट में अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया और इसमें उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो करवाया। NH4Cl में जो उन्होंने नाइट्रोजन ली वो नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन 15 था। नाइट्रोजन के दो आइसोटोप नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 में से जो N15 है वो नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप है और जो N14 है वो नाइट्रोजन का नॉर्मल आइसोटोप मतलब लाइट आइसोटोप है। ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है और इन बैक्टीरिया के डीएनए में पहले से नाइट्रोजन का नॉर्मल आइसोटोप N14 प्रेजेंट था। अब इनको जब नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी तो इनको N15 नाइट्रोजन मिलेगा। द रिजल्ट वाज दैट N15 वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। अब जब ई कोलाई बैक्टीरिया ने डिवाइड किया तो उसमें जो डीएनए पाया गया उसमें नाइट्रोजन का N15 आइसोटोप था। क्योंकि उनके पास नाइट्रोजन का N15 आइसोटोप ही अवेलेबल था। दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन ए सीजियम क्लोराइड CsCl डेंसिटी ग्रेडियंट। इस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल को नॉर्मल डीएनए मॉलिक्यूल से सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से अलग किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में उन दो कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है जिनकी डेंसिटी में डिफरेंस होता है। जिस कंपोनेंट की डेंसिटी ज्यादा होती है वो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के बॉटम में चला जाता है और जिस कंपोनेंट की डेंसिटी कम होती है वो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के टॉप में आ जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन का एग्जाम्पल होता है सेपरेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम बटर। मिल्क से बटर किस तरह से अलग करते हैं उस प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। प्लीज नोट दैट N15 इज नॉट ए रेडियोएक्टिव आइसोटोप एंड इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम N14 ओनली बेस्ड ऑन डेंसिटीज। इसमें बताया है कि नाइट्रोजन का जो N15 आइसोटोप है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है। इसको N14 से उसकी डेंसिटी के बेस पे अलग किया गया है। Then they transferred the cells into a medium with normal NH4Cl and took samples at various definite time intervals as the cell multiplied and extracted the DNA that remained as double-stranded helix. फर्स्ट स्टेप से जो डीएनए मिला उसमें नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप N15 प्रेजेंट था। अब उस हैवी डीएनए को ऐसे मीडियम में ग्रो करवाया गया जिसमें नाइट्रोजन का नॉर्मल आइसोटोप N14 यूज किया गया।
The berry samples were separated independently on CS-Cl gradient to measure the densities of DNA. इस एक्सपेरिमेंट को सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से किया गया जिसमें दो डीएनए मॉलिक्यूल को उनकी डेंसिटी के बेस पे अलग किया गया. Thus, the DNA that was extracted from the culture one generation after the transfer from N15 to N14 medium had a hybrid or intermediate density. DNA extracted from the culture after another generation was composed of equal amount of this hybrid DNA and of light DNA. ये है E. coli DNA जिसमें नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप N15 यूज हुआ है. E. coli बैक्टीरिया हर 20 मिनट में मल्टीप्लाई करता है. अब उन्होंने 20 मिनट के बाद देखा कि डीएनए में रेप्लिकेशन हो गई है और उसकी दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गई है जिसको डीएनए टेम्पलेट कहते हैं. जो रेड कलर की है वो है डीएनए टेम्पलेट्स और जो ग्रीन कलर की है वो है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स. जो रेड कलर की टेम्पलेट स्ट्रैंड्स थी उसमें तो नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप N15 था, पर जो ग्रीन कलर की कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनी थी उसमें नाइट्रोजन का नॉर्मल आइसोटोप N14 था क्योंकि उसको N14 मीडियम में रखा गया था. ये थी जनरेशन 1. अगले 20 मिनट में जब ई कोलाई बैक्टीरिया फिर से डिवाइड किया तो उसमें जनरेशन 2 बनी. फर्स्ट जनरेशन के डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स अलग हुई. इन पे जो नई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनी उनमें भी N14 आइसोटोप था. अब 2 डीएनए से 4 डीएनए बन गए. इसमें 2 तो पूरी तरह से नॉर्मल डीएनए थे पर 2 जो थे वो हाइब्रिड डीएनए थे. इस एक्सपेरिमेंट को सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से किया गया था. जैसे ये है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, इसमें डीएनए का हैवी आइसोटोप लिया था. अब हैवी आइसोटोप है इसलिए इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, इसलिए ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के बॉटम में है. ये है हाइब्रिड डीएनए, इसमें N14 और N15 इक्वल अमाउंट में है, इसलिए ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के बीच में था, ना ही नीचे और ना ही ऊपर. सेकेंड जनरेशन में 2 लाइट मतलब नॉर्मल डीएनए जिनमें नाइट्रोजन का N14 आइसोटोप था और 2 हाइब्रिड डीएनए बने. जो हाइब्रिड डीएनए था वो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के बीच में था, ना ऊपर और ना ही नीचे. और जो नॉर्मल डीएनए या लाइट डीएनए था उसकी डेंसिटी कम होने की वजह से सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में ऊपर आ गया था. Very similar experiments involving use of radioactive thymidine to detect distribution of newly synthesized DNA in the chromosomes was performed on Bicia fava by Taylor and colleagues in 1958. टेलर और उसके कलीग्स ने 1958 में रेडियोएक्टिव थाइमिडीन का यूज करके बिसिया फावा में सेम एक्सपेरिमेंट किया. The experiments proved that the DNA in chromosomes also replicate semi-conservatively. इस एक्सपेरिमेंट में भी उन्होंने प्रूव किया कि क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होता है वो भी सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है.